नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज ये जो आपकी क्लास होने वाली है, ये रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जो आपकी परीक्षाओं में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। मैं कहूँगा कि अगर आपको रेलवे में दोस्तों अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक है प्राचीन इतिहास। इस टॉपिक से प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में नॉर्मली पूछ लिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, किस प्रकार से प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर रोजाना टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आपसे बता दें कि अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? चलिए बताइए। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये धर्मपाल के द्वारा की गई थी, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में बना था दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी। यह विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में मशहूर था दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था दोस्तों। यह विश्वविद्यालय गंगा नदी के किनारे पहाड़ियों की चोटी पर बना था। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था दोस्तों, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन जो है आपके सामने दोस्तों दिया गया है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 326 ईसा पूर्व में किया था, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। हाइड स्पेस की लड़ाई जो है 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान और पौरस साम्राज्य के राजा पोरस के बीच दोस्तों पंजाब के क्षेत्र झेलम नदी के तट पर लड़ी गई थी दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये जो लड़ाई है यूनानियों के लिए ये हाइड स्पेस के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके रेलवे एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है निम्न में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था दोस्तों। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। इसे ब्लैक पगोंडा भी कहा जाता है दोस्तों। यह मंदिर एक विशाल रथ के आकार का है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह भारत के 7 अजूबों में से एक है दोस्तों। इस मंदिर को बनाने में 12 साल लग गए थे। इस मंदिर को बनाने के लिए 1200 वास्तुकारों और कारीगरों ने काम किया था दोस्तों, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस शहर में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया गया है, सही आंसर देने का प्रयास करिए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये किस शहर में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है? चलिए इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर देने का प्रयास करिए। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये सारनाथ में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है ये सारनाथ में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। सत्यमेव जयते का नारा जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के मुख्यालय वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है यहीं पर दिया था दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 ईस्वी तक चला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है, गलत मत करिएगा। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन जो है 1244 से 1304 ईस्वी तक चला? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये वाघेला राजवंश था, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें, गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम दोस्तों वाघेला था, जिसका शासन 1244 से 1304 ईस्वी तक चला। वाघेला राजवंश के अंतिम शासक दोस्तों करदेव थे।
बाघेला राजवंश ने 13वीं शताब्दी में गुजरात पर शासन किया था। बाघेला राजवंश की राजधानी जो है वो ढोलका थी दोस्तों। बाघेला राजाओं ने खुद को चालुक्य कहा था। बाघेला राजवंश के पहले राजा विशाल देव थे, जिन्होंने 1244 से 1262 तक शासन किया। कर्णदेव ने 1296 से 1304 तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद दोस्तों कर्णदेव को हराया गया और बाघेला वंश का अंत हो गया। ये सभी दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट जो है आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। अगर आंसर आपको पता है तो इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये नरसिंह ने करवाया था, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए दोस्तों आपको बता दें, महाबलीपुरम के रथ गुफा मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इन मंदिरों का निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुआ था। इन मंदिरों को एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। इन मंदिरों की मूर्तियों की सुंदरता पूर्ववर्ती पल्लव शासकों के कलात्मक स्वाद को दर्शाती है दोस्तों। इन मंदिरों का निर्माण बौद्ध विहारों और चैत्यों की शैली में किया गया है। महाबलीपुरम में 8 रथ हैं दोस्तों। इनमें से 5 रथों के नाम महाभारत के पांडवों के नाम पर रखे गए हैं। एक रथ का नाम दोस्तों द्रौपदी के नाम पर रखा गया है दोस्तों, ठीक है। ये सभी दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, पुरातात्विक स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। पुरातात्विक स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों को बता दें, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह देवघाट गांव के पास बेलन नदी की घाटियों में है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थलों में से एक है दोस्तों। कोल्डी हवा भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य नियोलिथिक स्थलों में से अलग है। कोल्डी हवा में चावल के साथ साथ दोस्तों गेहूं भी मिला है। कोल्डी हवा बेलन नदी के विपरीत किनारे पर स्थित है। कोल्डी हवा बेलन नदी के उन स्थलों में से एक है जहां पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं दोस्तों, ठीक है। ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान देना है दोस्तों अपने एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसका संबंध संस्कृत महाभारत से है? चलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। निम्न में से किसका संबंध संस्कृत महाभारत से है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये शांति पर्व से है, यानी 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। दोस्तों ऋषि व्यास महाभारत के रचयिता थे। इन्हें महर्षि कृष्ण द्रवैपायन देव व्यास के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। शांति पर्व महाभारत का 12वां खंड है दोस्तों। यह युद्ध खत्म होने के बाद लिखा गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन प्रतिहार वंश का महानतम शासक था? चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि एक लाइक दोस्तों आपका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, निम्न में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मिहिर भोज थे, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। दोस्तों आपको बता दें, मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश के सबसे महान शासक थे। उन्हें दोस्तों भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। मिहिर भोज गुज्जर प्रतिहार वंश के 6ठे राजा थे। मिहिर भोज भगवान विष्णु के भक्त थे दोस्तों। उन्होंने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। उनके शासनकाल में कन्नौज को पांचाल के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। मिहिर भोज ने 8वीं शताब्दी के अरब आक्रमणों का विरोध किया था। मिहिर भोज के बाद उनका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम राजा बना दोस्तों। हरिश्चंद्र और नागभट्ट ने प्रतिहार वंश की स्थापना की थी दोस्तों। हरिश्चंद्र के वंश ने राजस्थान के मारवाड़ पर शासन किया था दोस्तों, ठीक है। ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान देना है अपने एग्जाम के लिए दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धर्म की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है? चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, निम्न में से किस धर्म की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है? तो मेरे प्यारे साथियों मैं कहूँगा ये पारसी धर्म की उत्पत्ति जो भारत में नहीं हुई है, ठीक है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें कि पारसी धर्म जो है ईरान का एक धर्म है। ये दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है दोस्तों। पारसी धर्म को जोरोस्ट्रियन धर्म भी कहा जाता है दोस्तों। इस धर्म की स्थापना पैगंबर जोरोस्टर ने की थी। पारसी धर्म में एकेश्वरवाद की मान्यता है। पारसी धर्म के लोग अहुरा मजदा को अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान देना है दोस्तों अपने एग्जाम के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।